हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी। ठीक है, पहले हम लोग क्लास 11 की करेंगे, फिर 12 की करेंगी। ये आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एलटी ग्रेड है या आपका नीट है, और भी आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, यूपीएससी ले लीजिए, ठीक है, सब में आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। पीजीटी, टीजीटी या टीचिंग एग्ज़ाम में भी आपके ये काम आएगी। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये क्लास 11 की बायोलॉजी है, जिसमें आपकी यूनिट वाइज सेक्शन में दिया गया यूनिट के। ठीक है, यूनिट 1 में आपके 4 चैप्टर्स हैं, यूनिट सेकंड में 5, 6, 7 चैप्टर 3 हैं आपके यहाँ पे। यूनिट थर्ड में जो कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, उसमें आपके भी 3 चैप्टर्स हैं। इसके साथ साथ यूनिट फोर्थ में प्लांट फिजियोलॉजी है, जिसमें आपके 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स हैं। यूनिट फिफ्थ जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इसमें आपके ये काफ़ी चैप्टर देखने को मिल रहे हैं। टोटल आपके 12 चैप्टर और 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, बुक स्टार्ट करने से पहले, पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है। हमें टोटल 5 यूनिट्स पढ़ने हैं और 5 यूनिट्स में आपके चैप्टर हैं 12। तो ये कवर हमें करना है क्लास 11th के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 आपको हर चैप्टर, जैसे यहाँ पे चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ड, इसमें आपको एक एक हेडिंग को अलग अलग वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि हम लोग एक ही बार में अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ें। ठीक है, तो फिर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट फर्स्ट, एनसीईआरटी क्लास 11 की यूनिट फर्स्ट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड। ठीक है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड। इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है। तो सबसे पहले हम लोगों का जो चैप्टर हुआ वो हुआ चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। ये आपके हैं अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, 1904 से 2004 तक ये रहे। इनका हमारे फील्ड में, साइंस के फील्ड में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। और ये ज़रूर पूछा जाता है कि ये कहाँ के हैं। तो ये 5 जुलाई, बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904 इन कैम्पटन जर्मनी। ठीक है, अर्नेस्ट मेयर को याद रखना है, ये कहाँ के हैं, कैम्पटन जर्मनी। ये हमें ज़रूर से याद रखना है। दूसरी बात इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। ठीक है, 20th सेंचुरी का डार्विन। आप लोगों को ये जो क्लास मिलेगी ये टॉपिक वाइज मिलेगी, मीन्स चैप्टर 1 की जो फर्स्ट हेडिंग है आपको वो एक्सप्लेन की जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से एक एक लाइन को समझना है, क्योंकि ऐसे रीडिंग करना बहुत आसान है, आपको रीडिंग करके सुना दिया जाए वो आसान है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें इसमें से क्या क्या पॉइंट्स उठा के समझना है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अर्नेस्ट मेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इनका। ये कैम्पटन जर्मनी के हैं। ठीक है, इनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी फील्ड में काम किया, जैसे कि ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनोमी, जू जोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इन सब चीज़ों पे इन्होंने काम किया। इसके अलावा इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने जो करंट में एक डेफिनेशन एक्सेप्ट की गई है करंटली, ठीक है, वो रिलेटेड किससे, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ से। ठीक है, तो वो इनकी डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया गया है करंटली। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ इनको 3 प्राइजेस मिले हैं। ठीक है, मेयर वॉज अवॉर्डेड द 3 प्राइजेस वाइडली रिगार्डेड एज अ ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट इनका है बल्जन प्राइज इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 एंड क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999। उसके बाद ये 100 ईयर की एज में इनकी डेथ हो जाती है 2004 में। तो इनके अर्नेस्ट मेयर के बारे में इतना जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम अपने चैप्टर 1 की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है द लिविंग वर्ड। ठीक है, इसमें आज हम सिर्फ एक हेडिंग कवर करेंगे, व्हाट इज़ लिविंग, क्योंकि यही अपने आप में बहुत ही बेस रखता है बायोलॉजी का। ठीक है, तो व्हाट इज़ लिविंग,
ठीक है, इस पैराग्राफ में यही दिया गया है कि हम अपने चारों तरफ क्या क्या देखते हैं। जैसे हम एनसीईआरटी 6 क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि चेंज अराउंड अस, ठीक है, हमारे चारों तरफ क्या है, हम क्या देख रहे हैं, वही इसमें है कि हम देखते हैं कि माउंटेन्स हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, ओशंस हैं, फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, ठीक है, उनमें काफ़ी उनके रिलेशनशिप हैं आपस में। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में क्या है, आपकी लिविंग और नॉन लिविंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन पुटअप होता है कि लिविंग क्या है, व्हाट इज लिविंग। ठीक है, तो व्हाट इज लिविंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको ही यहीं पे बता देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। हमें कुछ चीज़ों पे फोकस करना है यहाँ पर। सबसे पहले ग्रोथ, यानी कि एक तरह से हम ये समझना चाह रहे हैं कि लिविंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, लिविंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले बात करें तो ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक है उसका एक, फिर आपका रिप्रोडक्शन, ठीक है, फिर आपका है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, फिर आपका है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट है आपका कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये कैरेक्टर जिसमें मिलते हैं वो कौन होता है, लिविंग होता है। हम अपनी व्हाट इज लिविंग हेडिंग में यही पढ़ने जा रहे हैं कि ग्रोथ क्या चीज़ होती है और ये लिविंग कैरेक्टर कैसे है, रिप्रोडक्शन क्या है, लिविंग कैरेक्टर कैसे है, मेटाबॉलिज्म क्या होती है, लिविंग कैरेक्टर कैसे है, और आपका आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसे लिविंग कैरेक्टर है, और लास्ट आ जाती है कॉन्शियसनेस, उसमें आपकी ये हेडिंग पूरी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अंदर पढ़ने से पहले कि जो आपकी ग्रोथ रिप्रोडक्शन है वो आपकी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये कैसे है अभी ये हम अभी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जान लेना है कि ये दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं और ये नीचे के तीन जो हैं ये नॉन डिफाइनिंग है और ये तीन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं। ये नॉन डिफाइनिंग कैसे हैं ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात ये होती है कि ग्रोथ बहुत सी चीज़ों में है, सारी लिविंग चीज़ों में है, लेकिन ये देखा जाता है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें ग्रोथ देखी गई, इसलिए ये आपकी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आई। इसी तरह से रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये सारे लिविंग में मिलती है, लेकिन कुछ लिविंग ऐसे देखे गए, एक्सेप्शन देखा गया कि लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो ये भी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। फिर मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग है, इसलिए इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। या अगर हम बात करें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो भी डिफाइनिंग है, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। और लास्ट में कॉन्शियसनेस, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। आपको यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है ये पूरा समराइज कर दिया गया है पूरी आपकी वीडियो को। ये अगर आपने सिर्फ सुन लिया तो आपको आगे पढ़ने में ज़रूरत, अगर नहीं भी आपको थोड़ा टाइम कम है तो आप इससे कवर कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने डिटेल की तरफ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, इसमें यही लिखा गया है कि जो भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, यानी कि कॉन्शियसनेस की बात की गई है, and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism। ये यही यहाँ पे बताया जा रहा है। और फर्स्ट यहाँ पे आपकी आता है पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है, उनका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ग्रो कर सकते हैं। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, यानी कि ग्रो करने का इनका क्या मतलब है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, यानी कि जो मास में इंक्रीज कर रहा है और नंबर में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका लिविंग है। ये कहना चाह रहे हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। यानी कि अगर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछा जाए कि ये क्या होता है, तो जो चीज़ मास में इंक्रीज कर रही है और जो चीज़ नंबर में इंक्रीज कर रही है वो आपकी ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की। अब यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कहा जा रहा है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाई सेल डिवीजन। ये हम सब जानते हैं कि सेल डिवीजन होता है और ग्रोथ होती है। प्लांट्स के केस में देखा जाए तो ये ग्रोथ जो होती है कॉन्टिन्यूसली होती रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। ठीक है, जब तक रहते हैं प्लांट्स उनकी ग्रोथ कॉन्टिन्यू होती रहती है, लेकिन एनिमल के केस में देखा जाए तो ये ग्रोथ रुक जाती है, एक सर्टेन एज तक होती है, उसके बाद रुक जाती है। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है कि हमने ग्रोथ हेडिंग में क्या पढ़ा, कई क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी। एक तो हमने ट्विन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, ठीक है, कि नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या मास इंक्रीज हो रहा है तो वो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स में आया।
उसके बाद हमने ये पढ़ा कि प्लांट्स की जितना भी लाइफ स्पैन है कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है, लेकिन एनिमल्स में एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है। ये हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कवर की। इसके साथ हम देखें हाउ सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस सेल। ये हम सब जानते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो। हम विट्रो कल्चर के थ्रू भी इसे चेक कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू चेक कर सकते हैं कि कैसे बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया से दो में, दो से चार में कैसे मल्टीपल्स होते चले जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर मल्टीपली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये किस तरह के इवेंट्स हैं? एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब बात आ रही है, देखिए जो इम्पॉर्टेंट है, जो एक्सेप्शन में आ रहा था ग्रोथ के केस में और ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन रहा था, तो वो क्या है? देखिए यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। इसके साथ साथ ये है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। किस तरह? मास उनका इंक्रीज करता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, ठीक है, पहले छोट हैं आपके, धीमे धीमे वो बड़े होते जाते हैं, ठीक है, पत्थर बढ़ते चले गए और उनका साइज धीमे धीमे बड़ा होता गया है। जो भी अर्थ के ऐसे मूवमेंट हुए, ऐसे चेंज आए उनके अंदर कि वो बड़े हो गए। माउंटेन्स की बात हुई, बोल्डर्स की बात हुई और सैंड माउंट्स की बात हुई, ये भी ग्रो करते हैं, ठीक है। यानी कि नॉन लिविंग है लेकिन ये भी ग्रो कर रहे हैं, यानी कि ग्रोथ इनमें देखी जा रही है, जिसकी वजह से क्या कहा जा रहा है? ग्रोथ देयरफॉर कांट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए ग्रोथ जो एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग, लेकिन वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि देखा गया एक्सेप्शन क्या थे? माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स को देखा गया कि ये जो है ये भी ग्रो कर रहे हैं और ये नॉन लिविंग है, ठीक है। तो ग्रोथ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी हेडिंग यानी कि रिप्रोडक्शन की तरफ। रिप्रोडक्शन सबको पता है कि किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। छोटे आपके ऑर्गेनिजम्स हों, यूनिसेलुलर हों, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, ठीक है। कैसे रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअली भी होता है और एसेक्सुअली भी होता है। अब सबसे पहली बात आती है, हमें पता है कि ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि इसमें क्या होगा? एक्सेप्शंस होंगे, ठीक है। एक्सेप्शंस किस में देखे जा रहे हैं तो वो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। फिर ये बताएंगे कि किस किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वो ये बताएंगे। तो इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि किस में हमें एक्सेप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो वो होते हैं म्यूल्स, आपके स्टेराइल वर्कर बीज। इन फर्टाइल ह्यूमन कपल में देखा जाता है कि रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये आपकी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई और साथ में एक्सेप्शन हमें सामने मिल गए। अब हम पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, ठीक है। जो मल्टी सेलुलर हैं मैक्सिमम सेक्सुअली करते हैं, लेकिन कुछ एसेक्सुअली भी करते हैं, प्लांट के केस में देखा जाता है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है जो फंजाई होता है, ठीक है, वो किस तरह आपका रिप्रोड्यूस करता है? एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू। तो आपको ये बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना है कि फंजाई एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर बात की गई है यीस्ट एंड हाइड्रा। एक कॉपी और पेन रखिएगा, जब भी ये पढ़ाया जा रहा है उसको नोट डाउन करिएगा क्योंकि बिल्कुल की पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं। यीस्ट एंड हाइड्रा की बात आए तो बडिंग, ठीक है, यीस्ट, हाइड्रा, बडिंग। फिर बात आती है फंजाई एसेक्सुअल स्पोर्स। फिर आता है प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया ट्रू रीजनरेशन। फिर आती है फंजाई फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, ठीक है। सिनोनिमस का यहाँ पे क्या मतलब है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इनकी क्या होती है? इंक्रीज करती जाती हैं सेल्स, मल्टीपल होते जाते हैं, तो इनको नाम दिया गया है सिनोनिमस। यानी कि सिनोनिमस ग्रोथ की बात की जाए तो आप किससे लिंक करेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा, ठीक है, सिनोनिमस विद ग्रोथ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमने चीज़ पढ़ी रिप्रोडक्शन में, क्या कि सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह से होता है। फंजाई में एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू, यीस्ट हाइड्रा में बडिंग के थ्रू, प्लेनेरिया यानी कि फ्लैट फॉर्म में ट्रू रीजनरेशन के थ्रू, फंजाई फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी एंड अमीबा, सिनोनिमस ग्रोथ होती है इनमें, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ।
साथ में ग्रोथ होती चली जाती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या एक्सेप्शन था रिप्रोडक्शन में, म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल रिप्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है, डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो ये हुआ एक्सेप्शन, और इसी वजह से जो रिप्रोडक्शन है वो आपकी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग नहीं है। रिप्रोडक्शन ऑल्सो कांट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब हम थर्ड हेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें बात की जा रही है मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं उनका जब आप समेशन कर देते हैं तो वह आपका कहलाता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। डिटेल में चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। यही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे पैराग्राफ में कि द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अक्रिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। नॉन जो लिविंग है वो उनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जो लिविंग है उन्हीं के अंदर मेटाबॉलिज्म यानी कि रिएक्शंस देखने को मिलेगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि इसका एक्सेप्शन कोई भी नहीं है, ये हमें पहली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। आगे देख लेते हैं इस पैराग्राफ में क्या है। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आइसोलेटेड metabolic reaction in vitro are not living things but surely living reaction. Hence cellular organization of body is the defining feature life forms, ठीक है। यहाँ पे ये मेटाबॉलिज्म से आपको यहाँ पे ये बताया गया कि मेटाबॉलिज्म किस तरह की प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है अब आपका इस तरह से देखिए, यहाँ पे पूरा बता दिया गया आपका कितनी चीज़ें हो गई। सबसे पहले हमने पढ़ी ग्रोथ, ठीक है, लिखते जाते हैं इसको। हमने सबसे पहले पढ़ी ग्रोथ, फिर हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन, फिर हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म, और अब फिर हमने ये भी देख लिया कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है जो बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी होती है वो भी आपका एक डिफाइनिंग फीचर है। बॉडी होती है वही लिविंग होती है, प्लांट बॉडी है, एनिमल बॉडी है, तो वो क्या कहलाती है, डिफाइनिंग फीचर है उसके लिए। अब आप पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। मतलब कहने का ये कि जो सेंसेस है, यानी कि यहाँ पे कॉन्शियसनेस की बात की जा रही है, ठीक है, कॉन्शियसनेस की बात की जा रही है कि कॉन्शियसनेस किसके अंदर है, हमारे अंदर भी है, यानी कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर भी है, एनिमल्स के अंदर भी है और प्लांट्स के अंदर भी है। प्लांट्स में किस तरह से है, कहते नहीं हम लोग कि प्लांट की जो रूट होती है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, वो फोटोट्रॉपिज्म में शो कर रहा है, यानी कि इसका क्या मतलब है, वो उसके अंदर इस चीज़ को लेके सेंस से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलस मिल रहे हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, यानी कि लाइट के थ्रू फोटोट्रॉपिज्म, वाटर के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू, ठीक है, जो या पॉल्यूटेंट्स के थ्रू, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें इफेक्ट आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि वो एक्सटर्नल फैक्टर के लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कॉन्शियसनेस। तो प्लांट्स में भी कॉन्शियसनेस है, एनिमल्स में भी है, यानी कि लिविंग बीइंग का कैरेक्टर हो गया आपका कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो आपकी ये अभी हमने पढ़ी थी, ये एक नॉन डिफाइनिंग थी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग थी क्योंकि एक्सेप्शन इन दोनों में मिल रहे थे। मेटाबॉलिज्म आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और हम लोग ने अभी पढ़ा कि कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसको देख लेते हैं। ह्यूमन बीइंग इज, अब आगे ही बता रहे हैं कि ये तो पता चल गया ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर सिर्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ठीक है, इसके अलावा किसी में नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। लास्ट में ये कंक्लूड कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। यानी कि 5 टोटल प्रॉपर्टीज हुई जिसमें आपकी 2 नॉन डिफाइनिंग हुई, ठीक है, कांट डिफाइंड, और बाकी जो 3 है नीचे की वो आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जैसे कि कोई पेशेंट होते हैं तो वो जब कोमा में चले जाते हैं, ठीक है, तो वो अगर कोमा से नहीं लौटते हैं तो नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आते, तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको लिविंग कहा जाएगा या नॉन लिविंग कहा जाएगा, ये
ये यहाँ पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग सोचिए कि क्या होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे ये पूरे में ये पैराग्राफ में बता रहे हैं कि हमने ये पढ़ा कि किस तरह धीमे धीमे सेल्स जो होते हैं कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके किस में चेंज हो जाते हैं, टिश्यूज़ में चेंज हो जाते हैं। ये यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में यही बता रहे हैं। सेल्स कंबाइन करके टिश्यूज़ आपके ऑर्गन आपके ऑर्गन सिस्टम पूरा बनाते हैं और फिर आपकी होल बॉडी ऑर्गन सिस्टम मिलके आपकी होल बॉडी ह्यूमन बॉडी को तैयार करते हैं। तो ये एक तरह की प्रोग्रेसिव आपकी इस तरह से चलती है, ठीक है। अगर इसको हम यूँ लिखते तो ये आगे की तरफ बढ़ती, यानी कि सेल टू पूरा ह्यूमन बॉडी तैयार हो चुकी है। ये इसी बात को बता रहे हैं कि ये एक तरह की प्रोसेस है जो आपकी यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर ट्रांसफ़र होती है। हमें भी पता है कि जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है, ओरिजिन हुई है, वो यूनि टू मल्टी सेलुलर हुई है, ठीक है। ये इसी बात को इस पैराग्राफ में इन्होंने बताया है। फिर लास्ट में बता रहे हैं कि बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ऑब्वियसली बिल्कुल बायोलॉजी क्या है, स्टोरी है। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑन अर्थ all living organism present past and future obviously are linked to one another by sharing of the common genetic material। बिल्कुल जो भी आपकी सेल्स से ये हो रहा है, ये आपका ट्रांसफ़र होता चला जा रहा है, ठीक है। बट टू वेरिंग डिग्रीज, लेकिन जो उनकी डिग्रीज है वो वेरी कर रही है अलग अलग, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई। तो आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाती है आपकी फर्स्ट हेडिंग जो थी व्हाट इज़ लिविंग, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसको पूरा अच्छे से सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।